अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। दफ्तर में दाखिल होते ही मेरी पहली नज़र इसी पर पड़ी थी। आज मैं अदालत में बहुत मसरूफ़ रहा था। एक के बाद दीगरे 3 मुकदमात की समाअत ने मुझे ज़हनी तौर पर बुरी तरह थका दिया था और दफ्तर भी मैं खिलाफ मामूल खासी ताख़ीर से पहुंचा था। मुझे देखते ही वो बूढ़ी औरत अचानक उठकर खड़ी हो गई थी। इस वक्त इंतज़ारगाह में इसके अलावा 2 और अफराद भी मौजूद थे। मैं इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो पहले भी मेरे पास आ चुके थे। वो दोनों सगे भाई थे और बाप की वफ़ात के बाद इनके दरमियान जायदाद की तकसीम के लिए एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था। वो मेरे पास कानूनी मशवरे के लिए आए थे। मैंने मुलाकात के लिए इन्हें आज दोपहर का वक्त दे रखा था। सब पर एक सरसरी नज़र डालते हुए मैं अपने कमरे में आ गया। सर, वो बूढ़ी औरत सबसे 10 चक्कर लगा चुकी है। मैं अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि मेरी सेक्रेटरी ने कमरे में आकर मुझे मुत्तला किया और अब गुज़िश्ता 2 घंटे से धरना दिए बैठी है। कहती है कि वकील साहब से मिले बगैर नहीं जाएगी। मैंने बहुत पूछा मगर कुछ बताकर नहीं दे रही। बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रही है कि सब कुछ वकील साहब को ही बताएगी। मैंने कहा कि ठीक है, पहले इसे ही अंदर भेज दो और हाँ, ज़रा कॉफ़ी के लिए भी कह दो। सेक्रेटरी यस सर कहते हुए कमरे से निकल गई तो मैंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। 10-12 सेकंड गुजरे होंगे कि वो बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। मैं अपनी कुर्सी में सीधा होकर बैठ गया। वो मेरी मेज़ के करीब पहुंचकर रुक गई। मैंने मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तशरीफ़ रखें। वो हिचकिचाते हुए बैठ गई और फिर बोली, वकील साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो बेगुनाह है। इसे किसी साजिश के तहत फांसा गया है। मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि वो ऐसा नहीं है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ फर्रा गई। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उसने जल्दी से दुपट्टे के पल्लू में अपने आंसुओं को जज़्ब किया और फिर थरथराती हुई आवाज़ में बोली, हमारा दुनिया में कोई नहीं है वकील साहब। ऊपर खुदा है और नीचे आप हैं। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आई हूँ। अगर मेरे मीरू को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मीरू मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है वकील साहब। आप इसकी ज़िंदगी बचा लें। एक लम्हे को रुककर उसने कहा, फीस की आप बिल्कुल फिक्र न करें। अल्लाह बख्शे मीरू के अब्बा को। उसकी ये निशानी मेरे पास है। उसने एक पोटली को खोलकर मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। मैंने देखा वो 4 तलाई चूड़ियाँ थीं। वो जज्बाती लहजे में बोली, मैं मीरू की ज़िंदगी के लिए अपने मजाजी खुदा की इस निशानी को भी बेच दूंगी वकील साहब। मीरू गालिबन आपके बेटे का नाम है। वो खामोश हुई तो मैंने सवाल किया, हाँ जी, उसने जवाब दिया। नाम तो उसका अमीर बख्श है, लेकिन खुदा बख्श बचपन ही से प्यार में बेटे को मीरू कहता था और फिर ये नाम मशहूर हो गया और अमीर बख्श इसके पीछे कहीं खो गया। मैंने पूछा, मीरू ने किसको कत्ल किया है? मेरा मतलब है कि इस पर किसके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? वो हमारे साहब जी थे जी, मलिक नवाज अली, उसने बताया। हम तो सालों से उनके नमकखार हैं। भला आप ही बताएं, मीरू अपने मालिक को किस तरह कत्ल कर सकता है जी? मलिक नवाज अली का नाम सुनकर मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मैंने कल अखबार में मलिक नवाज के कत्ल की खबर पढ़ी थी। ये परसों सुबह का वाकया था। खबर के मुताबिक मारूफ सनतकार मलिक फैब्रिक्स के मालिक 10 जनवरी की सुबह अपनी ख्वाबगाह में मुर्दा पाए गए थे। इन्हें सीने में खंजर घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मकतूल की बीवी बिल्किस जहां ने आला कत्ल को पहचान लिया था। वो मज़कूरा खंजर अपनी एक देरीना मुलाजमा रसूलन के बेटे मीरू के पास देख चुकी थी। वारदात के वक्त इत्तेफाक से बंगले में मलिक नवाज के सिवा मालकान में से कोई भी नहीं था। मलिक साहब की बीवी अपने बेटे को लेने एयरपोर्ट गई हुई थी जो अमेरिका से आ रहा था। जब वो एयरपोर्ट से वापस घर पहुंची तो मलिक साहब इस जहान फानी से कूच कर चुके थे। बिल्किस जहां ने ही रोते हुए फ़ोन पर पुलिस को इतला दी थी। फिर पुलिस ने शाम से पहले पहले मीरू को मलिक साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। मलिक साहब की ख्वाबगाह में मौजूद कपड़ों की अलमारी में से 1 लाख रुपए के करेंसी नोट भी गायब थे। बिल्किस जहां के बकौल मलिक साहब ने ये रकम वारदात से 1 रोज़ पेशतर कपड़ों की अलमारी में रखी थी।
خوابگاہ کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی چوری ہی کی نیت سے وہاں گھسا تھا۔ پھر شاید ملک صاحب کی آنکھ کھل گئی اور چور انہیں موت کی نیند سلا کر وہاں سے چلتا بنا۔ پولیس کے لیے یہ ایک آسان کیس تھا۔ انہوں نے بلکیس جہاں کی رپورٹ پر میرو کو ہتھکڑی پہنا کر حوالات میں بند کر دیا تھا۔ پھر دوسرے روز اسے عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ لے لیا تھا تاکہ قتل کو عدالت کی ہدایت کے مطابق فنگر پرنٹس ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور اب ملزم میرو کی بوڑھی ماں میرے سامنے بیٹھی فریاد کناں تھی کہ میں اس کے بیٹے کی زندگی بچا لوں۔ پوری کتھا سننے کے بعد میں نے کہا، رسولن بی بی، میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جنہیں محض اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو میں اسے سزا سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرو اس وقت کس تھانے کے حوالات میں ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا اور پھر کہا، وکیل صاحب، میں نے آپ کو پوری کہانی کی تفصیل سنا دی ہے۔ کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ میرو سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بس آپ میرے میرو کو ظالم پولیس والوں سے بچا لیں۔ انہوں نے گزشتہ رات اس بے گناہ پر بہت تشدد کیا ہے اور اسے مجبور کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے، مگر اس خدا کے بندے نے جیسے چپ سادھ لی ہے، خاموشی سے پٹتا رہا، لیکن ایک لفظ بول کر نہیں دیا۔ آخر وہ کب تک ان کے ظلم کو برداشت کرتا رہے گا؟ میں نے اسے بولنے دیا۔ وہ زخمی مامتا کی آواز تھی۔ میں اہم نکات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ دل کی بھڑاس نکال چکی تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر انتظار گاہ میں بیٹھیں، میں اپنے دیگر موکلوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ میں نے انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے موکلوں کو جلدی فارغ کیا اور پھر رسولن بی بی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق کچھ ضروری تیاری کی اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے بتائے ہوئے تھانے کی جانب چل دیا۔ رسولن بی بی، اور پھر بعد میں اس کیس کے دیگر کرداروں سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کرتے ہوئے میں تفصیل گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ بآسانی اس کیس کے پس منظر کو سمجھ سکیں۔ ملک نواز علی کا تعلق ایک لوور مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کی والدہ اسے جنم دینے کے 2 گھنٹے بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں اور وہ اپنے والدین کی واحد اولاد تھا۔ اس کا باپ ملک غفار علی نے عمر بھر دوسری شادی نہیں کی اور حسب استطاعت نواز علی کی پرورش کرتا رہا، بساط بھر تعلیم بھی دلوا دی۔ چونکہ وہ ایک سرکاری محکمے میں معمولی سا کلرک تھا، اس لیے نواز علی ایسی تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے میں ناکام رہا جن پر عام طور پر فخر کیا جاتا ہے۔ گریجویشن کے بعد اسے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مشین اپرنٹس کے طور پر ملازمت مل گئی۔ چند سال بعد باپ نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت نواز علی کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی اور فیکٹری سے اسے معقول تنخواہ مل رہی تھی۔ نعیمہ نواز علی کی دور پار کی رشتہ دار تھی۔ والدین کی وفات کے بعد اسے رشتے کے ایک چچا نے پالا تھا۔ پھر میٹرک کے بعد چچا نے نعیمہ کی شادی کر کے گویا سر سے ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ نعیمہ عمر میں نواز علی سے قریب 8 سال چھوٹی تھی۔ نواز علی کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی ملک غفار علی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی آخری سانسوں کے دوران میں ملک غفار علی نے بیٹے کو نصیحت کی تھی، نواز بیٹا، زندگی میں کامیابی کے لیے کسی ہیرا پھیری اور بے ایمانی سے کام نہیں لینا۔ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، مگر تم میری مجبوریوں کو تو سمجھتے ہی ہو۔ میں اتنا کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ملک نواز علی نے زندگی بھر باپ کی نصیحت کے برعکس عمل کیا۔ دولت، جائیداد، نمود و نمائش ہمیشہ سے اس کا خواب رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس دنیا کی ہر آسائش اس کی دسترس میں ہو اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اسے دور دور تک اپنی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بدقسمتی یہ بھی تھی کہ وہ بلا شبہ ایک بدصورت شخص تھا۔ عام شکل و صورت کی لڑکی بھی اس سے 2 باتیں کرنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ تو ملک غفار علی نے جانے کیا چکر چلایا تھا کہ نعیمہ کو بیاہ لایا تھا، ورنہ نواز علی کو تو امید نہیں تھی کہ کبھی اس کی خزاں رسیدہ زندگی میں بھی بہار کا جھونکا آئے گا۔ وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر دل گرفتہ ہو جاتا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش سر ابھارتی تھی کہ اس دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی اسے حاصل ہو جائے۔ وہ چہرے مہرے کے ساتھ ساتھ اپنے قد و قامت سے بھی مار کھا گیا تھا۔ جب تک اسے باپ کے فنڈز وغیرہ نہیں مل گئے وہ بامر مجبوری ملازمت کرتا رہا۔ پھر فنڈز وصول کرتے ہی اس نے نوکری پر لات مار دی
اور محلے ہی میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ نوکری اس کے مزاج اور عزائم سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ الغرض اپنے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک نواز علی 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد شہر کے چند بڑے بڑے صنعت کاروں میں شمار ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ دولت بیوی کے نصیب سے اور اولاد شوہر کے مقدر سے ملتی ہے۔ اس سلسلے میں نعیمہ کی قسمت نے زیادہ زور مارا تھا اور نواز علی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا تھا۔ شادی کے دوسرے سال ان کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا تھا۔ پھر اس کے بعد نعیمہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دولت ٹوٹ کر برسی تو نواز علی کی دبی ہوئی ناآسودہ خواہشات ایک ایک کر کے سر اٹھانے لگیں۔ اب اس کے ارد گرد خوبصورت تتلیوں کا ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ کچھ عرصے تک تو ملک صاحب کی غیر نصابی سرگرمیاں نعیمہ سے پوشیدہ رہیں۔ پھر سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ جس حد تک برداشت ہو سکتا تھا نعیمہ بیگم نے کیا۔ پھر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ کھاٹ سے جا لگی۔ وہ اپنے شوہر سے بے اندازہ محبت کرتی تھی۔ اس کی کجادائی اور بے وفائی نے نعیمہ کو جیتے جی سپرد موت کر دیا تھا۔ وہ 10 سال بلڈ کینسر جیسے مرض میں مبتلا رہ کر چل بسی تھی۔ نعیمہ کی موت کے 1 سال بعد ہی نواز علی نے اپنی حسین و جمیل سیکرٹری بلقیس جہاں سے شادی رچا لی تھی۔ اب اس شادی کو بھی تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ نواز علی ایسے آہوئے آوارہ سے ایسی حرکت کی کسی کو امید نہ تھی۔ کافی عرصے تک اس کے قریبی حلقوں میں چیمگوئیاں ہوتی رہیں۔ پھر سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ سمجھدار لوگوں کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ بلقیس جہاں نے ملک صاحب کو الو کا گوشت کھلا دیا تھا، 49 سالہ ملک نواز علی نے 22 سالہ بلقیس جہاں سے بیاہ رچا کر خود کو سوالیہ نشان بنا لیا تھا۔ ملک صاحب کا اکلوتا بیٹا برکت امریکہ میں MBA کر رہا تھا۔ نواز علی خود تو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکا تھا، اس لیے وہ اپنی محرومی کا ازالہ بیٹے کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلا کر کرنا چاہتا تھا۔ برکت نواز علی کے لیے ناپسندیدگی کا جذبہ رکھتا تھا، جس کی بڑی وجہ نواز علی کا برکت کی ماں نعیمہ سے نامناسب رویہ تھا۔ برکت نے ہمیشہ ماں کی حمایت کی تھی، پھر نعیمہ کی وفات کے بعد تو وہ باپ کی طرف سے بالکل ہی بددل ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب بلقیس جہاں اس گھر کی نئی مالکہ کے روپ میں نیاز علی کی بیوی بنی تو برکت کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی ماں کی جگہ لے لے، اور ایسی صورت میں کہ اس کی ماں نعیمہ نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں جان دے دی تھی۔ برکت نے گزشتہ 1 سال سے پلٹ کر پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اگر چاہتا تو سال میں 4 چکر بآسانی لگا سکتا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے باپ سے برگشتہ تھا تو دوسری جانب اپنی سوتیلی ماں کی صورت دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ والد کے بے حد اصرار اور منت سماجت کے بعد وہ چند روز کے لیے کراچی آیا تھا، مگر ملک نواز اس کی آمد سے پیشتری دوسری دنیا کو سدھار گیا تھا۔ رسولاً بیوی کو ملک نواز علی کی چاکری میں کم و بیش 15 سال ہو گئے تھے۔ وہ جب اس گھر میں آئی تھی تو میرو 5 سال کا تھا۔ رسولاً بیوی نعیمہ کی دور کی رشتہ دار بھی تھی، جو خاصی ضربوں تقسیموں کے بعد اس کی خالہ زاد لگتی تھی۔ ملک نواز نے رسولاً کو بنگلے ہی میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ بنگلے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے ایک سرونٹ کوارٹر میں دونوں ماں بیٹا رہتے تھے۔ نعیمہ اپنی بیماری کے سبب برکت پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی تھی، چنانچہ برکت کا خیال رکھنے کی زیادہ تر ذمہ داری رسولاً ہی کو نبھانا پڑتی تھی۔ برکت بھی جواب میں رسولاً کا بہت احترام کرتا تھا اور اس نے رسولاً کو کبھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ گھر کے ایک فرد ہی کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ البتہ میرو کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ میرو سے گھر کے ہر فرد کو شکایت تھی، اس کی عادتیں ہی کچھ ایسی ہو گئی تھیں۔ وہ اکثر راتوں کو گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ ایک بار تو وہ چوری کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا۔ ایک مرتبہ نوبت تھانے تک جا پہنچی تھی۔ ان دنوں نعیمہ زندہ تھی، اسی کے اصرار پر ملک نواز علی میرو کو تھانے سے چھڑا لایا تھا۔ نعیمہ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نواز علی کا رویہ میرو کے سلسلے میں بڑا جارحانہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر برکت کی حمایت اور رسولاً کے بڑھاپے کا خیال کر کے وہ درگزر کر جاتا۔ اگرچہ برکت بھی میرو کی حرکتوں سے عاجز تھا، مگر رسولاً کی خدمات کے طفیل وہ اسے الاؤنس دیتا رہتا تھا۔ برکت کے امریکہ چلے جانے کے بعد تو میرو کی جیسے شامتی آ گئی تھی۔ اب وہ راتوں کو چھپ چھپا کر ہی گھر آتا۔ بنگلے میں داخل ہونے کے لیے وہ ہمیشہ عقبی دروازہ استعمال کرتا تھا، جو رسولاً کے کوارٹر کے نزدیک ہی تھا۔
सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि बिल्किस जहां की आमद ने बंगले की पुरसुकून फिजा में एक हलचल सी मचा दी। वो हुस्न जहां सोच की मालिक एक तरहदार हसीना थी। लंबी स्याह जुल्फें, याकूती होंठ और आंखों में जैसे कूट कूट कर मोती भरे थे। अगर मलिक साहब की पहली औलाद बरकत के बजाय कोई लड़की होती तो बिल्किस जहां मलिक नवाज की इस बेटी के बराबर ही होती। फिर देखने में मलिक साहब किसी भी तौर बिल्किस जहां के काबिल नजर नहीं आते थे। दौलत की चकाचौंध ने शायद बिल्किस जहां की आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि वो अंधेरे और उजाले की तमीज भी खो बैठी थी। बहरहाल हकीकत यही थी कि बिल्किस जहां ने किसी दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से ये शादी की थी। बिल्किस जहां इस बंगले में क्या आई कि मीरू के दिल की दुनिया तहोबाला हो गई। वो आवारगर्द, चोर और लाउबाली सा नौजवान उसकी जुल्फे गिरागीर का असीर हो गया। वो बिल्किस जहां को देखकर जी जी उठता था, मगर उसकी ये वारिफ्तगी एक तरफा थी। बिल्किस जहां को तो कानो कान खबर न थी कि कोई उसके नाम की माला जप रहा था। चंद माह तक तो मीरू ने अपने सीने में मौजज़न तूफान की राह में बंद बांधे रखा। फिर उसकी हरकत और सकनात उसकी दिली कैफियत की चुगली खाने लगीं। बात मलिक साहब के कानों तक पहुंची तो बंगले में जैसे कोई जलजला बर्पा हो गया। फिर क्या था, नवाज अली जिस हद तक भी मीरू को जलील कर सकता था उसने कोई कसर न उठा रखी। मीरू की माँ को भी बेहद शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। मीरू के बंगले में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। रसूलन बीबी को 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंगला छोड़ देने का हुक्म सुना दिया गया था। वो बेकस बेचारी बुढ़िया आंसू बहाने के सिवा कुछ भी न कर सकी थी। नईमा अब इस दुनिया में थी नहीं जो वो इससे फरियाद करती, और बरकत भी यहाँ से दूर दयारे खैर में बैठा था। रसूलन की इस तक रसाई मुमकिन न थी। वो बचपन में मलिक बरकत अली को बरकत बाबा कहकर पुकारती रही थी। शायद ये इसकी मोहब्बत का ही असर था कि वो बाद में बरकत बाबा के नाम से मशहूर हो गया था। इस घर का वारिस जिस गोद की नरमी और गर्मी में पलकर बड़ा हुआ था, इस गोद की मालिका को छत से महरूम किया जा रहा था। शायद ये इसकी अनथक खिदमत का सिला था। अगर वाकई ऐसा था तो रसूलन बीबी के साथ बहुत बुरा हुआ था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इससे कहीं ज्यादा भयानक था। मीरू के बंगले से बेदखल किए जाने के 2 रोज बाद मलिक नवाज अली अपनी ख्वाबगाह में मुर्दा पाया गया था। थाने के सामने पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी एक जानिब थाने की बैरूनी दीवार के साथ पार्क कर दी। रसूलन बीबी को मैंने गाड़ी ही में बैठे रहने की ताकीद की, फिर अपना ब्रीफकेस उठाकर गाड़ी से बाहर आ गया। जनवरी के महीने में शाम जल्दी हो जाती है। इस वक्त शाम के 5:30 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने में बहुत कम बाकी रह गया था वक्त। मैं थाने के अंदर पहुंचा तो मालूम हुआ कि एसएचओ साहब तशरीफ नहीं रखते। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर थानों में थाना इंचार्ज साहिबान आमतौर पर शाम के बाद ही तशरीफ लाते हैं। मैं सीधा हेड मुहर्रिर के पास चला गया। उसे थाने में अपनी आमद की वजह बताई तो वो एक मखसूस अंदाज में बोला, एसएचओ साहब तो अभी आए नहीं हैं, आप इनका इंतजार कर लें। मेरा नाम मिर्जा अमजद बेग एडवोकेट है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मीरू की माँ ने मुझे इसका वकील मुकर्रर किया है। मैं मीरू से वकालतनामा साइन करवाने आया हूँ। इस मामूली से काम के लिए एसएचओ साहब की क्या ज़रूरत है? मीरू कत्ल का मुलजिम है जनाब वकील साहब, इसने मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। हमने इसका रिमांड ले रखा है, अभी हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। आप इससे अदालत के कमरे में मुलाकात कर लीजिएगा जनाब, वहाँ भी मिल लूँगा, मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। अभी तो यहाँ पर मिलना ज़रूरी है। खैर, थोड़ी सी बहस और तमहीज़ के बाद हेड मुहर्रिर ने एक कांस्टेबल की मौजूदगी में मुझे मीरू से मुख्तसर मुलाकात की इजाज़त दे दी। पुलिस वालों को अपने दाम में लाने के लिए बाज़ औक़ात अजीब व गरीब हथकंडे भी आजमाना पड़ते हैं, जिन पर अगर अलहदा से एक किताब मुरतब की जाए तो बिलाशुबा ये एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ किताब साबित हो सकती है। बहरहाल मैं इस सूरत हाल का आदी हो चुका था, चुनांचे ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं होती। मीरू हवालात में सर झुकाए खामोश बैठा था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने ब्रीफ केस में से वकालतनामा निकाला, फिर एक बाल पेन मीरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यहाँ पर दस्तखत कर दो। मैंने वकालतनामे पर एक मखसूस जगह पर उंगली रखी। मीरू एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। मैंने उसकी हिचकिचाहट को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे जो कुछ बताया है इसकी रोशनी में मैंने तुम्हारी वकालत की हामी तो भर ली है, लेकिन मैंने जानबूझकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था। वो चौंक कर मेरी जानिब देखने लगा। वो 20-21 साल का एक गबरू जवान था, इंतहाई खूबसूरत ना सही
लेकिन वो कबूल सूरत नौजवान जरूर था। वो यकीनी तौर पर एक सेहतमंद शख्स था, मगर पुलिस की मेहमान नवाजी ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वीरानी झांक रही थी। उसके चेहरे पर खौफ ने डेरा डाल रखा था। जब वो बोला तो उसकी आवाज में भी खौफ की झलक बड़ी वाज़ेह महसूस हो रही थी। लेकिन क्या वकील साहब? वो दस्तखत कर चुका तो बोला। मैंने देखा, उसने दस्तखत के नाम पर अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए बाल पेन से चंद कीड़े मकोड़े बना दिए थे, जिससे साफ जाहिर था कि पढ़ने लिखने के मामले में वो कोरा ही था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी जबान से सच सुनना चाहता हूँ। हालांकि रसूलन की विपता सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि मीरू बेगुनाह था और वाकई इसे किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत फंसाया गया था। अगर मुझे कहीं किसी गड़बड़ का एहसास होता तो मैं मीरू की वकालत के लिए हरगिज तैयार न होता, अपनी रजामंदी का इजहार भी हरगिज नहीं करता। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कत्ल मीरू ने नहीं किया होगा, मगर अदालत दिल की गवाही को तस्लीम नहीं करती। वहाँ तो ठोस दलाइल से अपनी बात को साबित करना पड़ता है। इसीलिए मैं मीरू को मजीद टटोलना चाहता था, ताकि मुझे कुछ ऐसे इशारे मिल सकें जिनकी मदद से मैं इस केस को बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकूं। वो सवालिया नज़र से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, जिस रात मलिक नवाज अली को कत्ल किया गया, तुम कहाँ थे? मैंने मलिक साहब को कत्ल नहीं किया जनाब, वो अटक अटक कर बोला। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैंने नरमी से कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम उस वक्त कहाँ थे। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रहा था। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। अगर तुम खुद को फांसी के फंदे से बचाना चाहते हो तो मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश ना करो। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमने पुलिस को भी नहीं बताया कि मलिक साहब के कत्ल के वक्त तुम कहाँ थे। जाए वारदात से तुम्हारी गैर मौजूदगी जाहिर होना ज़रूरी है। मुझे ये बात साबित करना होगी, वरना तुम तो सीधे सीधे फंसे हुए हो। तुम्हारी माँ भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि जिस खंजर से मलिक साहब को कत्ल किया गया है वो तुम्हारी मिल्कियत था। हालत व वाक़यात भी तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। 2 रोज़ पेशतर तुम्हारा मलिक साहब से शदीद तरीन झगड़ा भी हो चुका था। तुम्हारा ये झगड़ा मलिक साहब को कत्ल करने का एक माकूल जवाब समझा जा सकता है, बल्कि मकतूल की बेवा ने यकीन जाहिर किया कि तुम ही उसके शौहर के कातिल हो। अब पुलिस को क्या पड़ी है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में किसी और कातिल को तलाश करती फिरे। अगर तुमने जबान नहीं खोली और मुझे हकाइक से आगाह नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मेरी बात उसकी समझ में आ गई थी। वो थूक निगल कर बोला, मलिक साहब ने बंगले में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी तो मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया था। तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है और उसका काम क्या है? वो मंजूर कॉलोनी में रहता है, मीरू ने बताया, और उसका नाम मुजफ्फर अली है। मैंने पूछा, क्या मुजफ्फर अली इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा कि तुम वारदात के वक्त उसके घर में थे? उसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई बात बताना तो चाहता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर इरादा बदल देता है। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए पूछा, मुजफ्फर अली के घर में और कौन कौन रहता है? मेरा मतलब है कि इसकी बीवी, बच्चे वगैरह। उसकी अभी शादी नहीं हुई, एक क्वार्टर में अकेला रहता है। मलिक नवाज अली का बंगला PECHS में था। मंजूर कॉलोनी वहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। मैंने सवाल किया, वारदात वाली रात तुम मुजफ्फर अली के घर में ही रहे थे और या उसके साथ किसी वक्त बाहर भी गए थे? मेरे इल्म में ये बात आ चुकी थी कि मीरू चोरी के केस में 1-2 बार थाने भी जा चुका था। ये बात मुझे रसूलन ही की ज़बानी पता चली थी। मुजफ्फर अली के तस्करे ने मेरे जहन में एक शक पैदा कर दिया था। मैं इस शक को दूर करना चाहता था। मैंने पूछा, तुम्हारा दोस्त मुजफ्फर अली काम क्या करता है? मीरू का रंग फुक हो गया। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। मीरू ने परेशान लहजे में बताया, वो कोई मुस्तकिल काम तो नहीं करता जी, जो भी काम मिल जाए कर लेता है। इस रात तुम दोनों एक साथ काम पर गए थे ना? मैंने उसकी मदद की और तुम इसकी बातों में आ गए, पर तुम दोनों मिलकर। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़कर सवालिया नजरों से मीरू की जानिब देखा। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। वो बोला, मैंने इसी दिन चोरी से तौबा कर ली थी वकील साहब, जब मलिक साहब मुझे थाने से छुड़ा कर लाए थे। मगर मुजफ्फर अली के रूप में शैतान ने मुझे बहका दिया था और मैं उसके साथ चला गया था। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, मुजफ्फर अली मंजूर कॉलोनी में किस जगह रहता है? मीरू ने तफसील से मुजफ्फर अली के घर का पता दिया। मैंने वो पता अपनी डायरी में नोट करने के बाद कहा, मुजफ्फर अली तुम्हारी अपने घर में
मौजूदगी की गवाही देने को तैयार हो गया तो ये समझ लो कि अदालत में तुम्हारे हक में एक अहम नुक्ता मुझे मिल जाएगा और ये बड़ा ही अहम होगा। इससे मुझे तुम्हारा मुकदमा लड़ने में काफ़ी मदद मिल सकती है। मीरू के चेहरे पर पहली बार मैंने इत्मीनान की झलक देखी। वो बोला, वकील साहब मैं रिहा हो जाऊंगा ना? मैं सिर्फ कोशिश करने का वादा कर सकता हूँ, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा और फिर कुछ सोचते हुए पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हारा खंजर किस तरह कातिल तक पहुंच गया था? ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बात साबित हो चुकी थी कि मलिक को जिस खंजर से कत्ल किया गया था वो मीरू की मलकियत था और ये बात सरासर मीरू की मुखालफत में जाती थी। तुम्हें याद है कि तुमने वो खंजर किसको दिया था? मैंने वो खंजर किसी को नहीं दिया था जनाब, वो पुरख्याल लहजे में बोला। मुझे अच्छी तरह याद है, हाँ 2 हफ्ते पहले की बात है। माँ ने मेरे पास खंजर देख लिया था, मैं कपड़े तब्दील कर रहा था कि उसकी नज़र खंजर पर पड़ गई। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो मुझे सर्जिश कर ही रही थी कि अचानक छोटी बीवी ने उसे आवाज़ देकर बुला लिया। छोटी बीवी से मुराद मीरू की बिल्किस जहाँ थी। मलिक नवाज अली की पहली बीवी नईमा को दोनों माँ बेटे बड़ी एहतराम से बीबी जी के नाम से याद करते थे। खंजर इस वक्त माँ के हाथ में था। वो जल्दी में खंजर भी अपने साथ ही लेकर गई थी। जब वो खासी देर तक वापस क्वार्टर में नहीं आई तो मैं तैयार होकर बाहर चला गया। मैंने सोचा था कि रात को माँ से इस बारे में बात करूंगा, मगर रात को मैंने जब माँ से खंजर का तस्करा किया तो उसने बताया कि इसने वो खंजर छोटी बीवी जी को दे दिया है और छोटी बीवी जी ने कहा है कि वो इस खतरनाक चीज़ को कहीं फेंक देगी। मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो रहा। छोटी बीवी जी से इस बारे में बात करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। उसके चेहरे पर अचानक एक रंग सा आ गया। इस रंग में एक अजीब सा जोश महसूस किया जाता था। शायद वो किसी चोर जज्बे का था जो एक चोर के चेहरे पर नमूदार हो गया था। जब मुझे पता चला था कि मीरू ने पुलिस वालों को ये बताने से मना कर दिया है कि वो वारदात वाली रात कहाँ था, तो मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ था कि यकीनी तौर पर वो किसी ऐसी जगह मसरूफ़ रहा होगा जिसका वो इजहार करना मुनासिब नहीं समझता होगा। फिर इसके साबिक शौक के बारे में जानने के बाद मेरा जहन चोरी ही की तरफ गया था और अब मीरू की ज़बानी इसकी तस्दीक भी हो गई थी। मुज़फ़्फ़र अली को गवाही के लिए तैयार करना कोई मसला नहीं था। दूसरी अहम बात, मैं मीरू से खंजर के बारे में मालूम करना चाहता था और इस सिलसिले में मीरू ने जो कहानी सुनाई थी वो इसकी माँ के बयान से मुताबिकत रखती थी। अब कोई ख़ास बात बाकी नहीं रह गई थी जो मीरू से पूछी जाती, इसलिए चंद रस्मी से सवालात के बाद मैं वहाँ से चला आया। मैं जब वापस जा रहा था तो मुझे मालूम हुआ था कि SHO साहब आ गए हैं। जाते जाते मैंने इनसे मिलना भी ज़रूरी समझा। इस तरह मुझे FIR देखने का मौका मिल गया। दरहकीकत मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि मुल्ज़िम पर कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं। अगरचे ये काम खासा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल मैंने किसी न किसी तौर कर ही डाला। पुलिस ने मुल्ज़िम अमीर बख्श उर्फ मीरू को दफ़ात 302 और 300 के तहत गिरफ्तार करके अदालत से 7 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया था। दफ़ा 302 तो मलिक नवाज के कत्ल के इल्ज़ाम में लगाई गई थी, जबकि दफ़ा 380 के तहत मीरू पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने मकतूल के घर से 1 लाख रुपए के करेंसी नोट भी चोरी किए थे। मैं थाने से निकलकर अपनी गाड़ी में आ बैठा। उस वक्त तक अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो रसूलन बीवी ने बेचैनी से इस्तफसार किया, वकील साहब मेरा मीरू छूट जाएगा ना? उसकी बूढ़ी आंखों में उम्मीद के दिए टिमटिमा रहे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से गाड़ी को ड्राइव करते हुए मेन रोड पर ले आया। मैं पिछली सीट का मंजर दिखाने वाले आईने में रसूलन बीवी के इज़्तिराब का जायज़ा ले रहा था। कुछ देर के बाद वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, वकील साहब मेरे दिल में तो जैसे पंखे से लग गए हैं। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह तड़प रही हूँ। आपने कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं आपको अदालत से इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मैंने रसूलन बीवी को कुछ ज़रूरी हिदायत दी और इसे मलिक नवाज अली के बंगले के नज़दीक ड्रॉप करने के बाद अपने घर की राह ली। मुझे इस केस की तैयारी के लिए अभी बहुत से ज़रूरी काम करना थे। फिर पूरे केस का बारीक बीनी से मुताला भी करना था। मैं जानता था कि आइंदा 2-3 रोज़ में मुझे बहुत मसरूफ़ रहना था।
पुलिस ने 5वें रोज अदालत में चालान पेश कर दिया। पुलिस के लिए यह एक रूखा फीका केस था। मीरू के बजाय अगर कोई मोटी मुर्गी इनके हत्थे चढ़ती तो वो मजीद 7 रोज का और रिमांड ले सकते थे। रिमांड का दौरानिया पुलिस के लिए किसी सुनहरी दौर से कम नहीं होता, और अगर असामी कोई मालदार किस्म की हो तो इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। जाहिर है मुलजिम के साहिब हैसियत लवाहिकीन इसे पुलिस की तफ्तीश से बचाने के लिए अपनी जानिब से कोई कसर उठा नहीं रखते। मीरू ने मेरी हिदायत के मुताबिक इकबाल जुर्म कर लिया था। मैंने इसे ताकीद की थी कि अगर पुलिस की मजीद मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होने का मूड नहीं है तो भलाई इसी में है कि इसके हस्बे मंशा बयान दे दिया जाए। बसूरत दीगर वो यही काम अपने मकबूल आम मुरवजा हथकंडों से करा लेने में खासी महारत रखते हैं। मेरी बात मीरू की समझ में आ गई थी और वो मजीद मारपीट से महफूज रहा था। पुलिस की कस्टडी में किए गए इकबाल जुर्म को मैं अदालत के कमरे में मुलजिम के मुंह से निकले हुए एक ही जुमले से बातिल साबित कर सकता था। पुलिस ने अपने चालान में कत्ल का मुहर्रिक मोहब्बत और रकाबत को करार दिया था। मीरू की दास्तान-ए इश्क अब दिल की अदालत से दुनिया की अदालत तक दराज हो चुकी थी। मैंने अपना वकालतनामा में मीरू की दरख्वास्त जमानत अदालत में दाखिल कर दिया था। इस तकाज़ा की जानिब से कोई ऐनी शाहिद अदालत में पेश नहीं हुआ था, लिहाजा मकतूल की बेवा बिल्किस जहां, मकतूल का बेटा बरकत और चौकीदार बंदूक खान बतौर गवाह मौजूद थे। एक और शख्स तसद्दुक हुसैन का नाम भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल था। तसद्दुक हुसैन मलिक नवाज अली की रिहाइशगाह के अकब में वाक़े एक बंगले का चौकीदार था। मैं पुलिस को दिए हुए गवाहों के बयानात की नकूल हासिल करने में कामयाब हो गया था। पुलिस के तैयार करदा मुशीरनामे की एक कापी में पहले ही हासिल कर चुका था, साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी आगाह हो चुका था। इस रिपोर्ट के मुताबिक मलिक नवाज की मौत 10 जनवरी की सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ने मीरू के हक में गई थी। खंजर के दस्ते पर पाए जाने वाले निशानात मीरू की उंगलियों के निशानात से कतई मुख्तलिफ थे। अदालत ने मीरू की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुकदमे की इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अदालत ने बाकायदा समाअत के लिए तारीख दे दी। मीरू को जुडिशल कस्टडी के तहत जेल भेज दिया गया था। अपने इकबाली बयान की सारी जिम्मेदारी उसने पुलिस पर डाल दी थी। मैं अदालत से बाहर आया तो मीरू की माँ मेरे साथ साथ थी। वकील साहब, मीरू को तो सज़ा हो गई, इसे जेल भेज दिया गया है। वो रुहासी हो रही थी। आप तो कह रहे थे वो रिहा हो जाएगा। मैंने कहा, मीरू को अदालत ने सज़ा नहीं सुनाई है, अभी तो मुकदमा शुरू हुआ है। इंशाल्लाह मैं एक तो पेशियों में उसकी जमानत करवाने में कामयाब हो जाऊंगा। रसूलन बीबी इस दौरान में मलिक नवाज अली के बंगले को खैर बात कह चुकी थी और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उठाई थी। बरकत ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने इसकी कोई बात नहीं मानी थी। इस रोज दूसरी अदालतों में भी मेरे चंद मुकदमात ज़ेरे समाअत थे। रसूलन बीबी को रुखसत करने के बाद मैं एक दूसरी अदालत की जानिब बढ़ गया। आज का दिन मुझे बहुत मसरूफ रहना था। फिर रात घर जाकर भी मीरू की फाइल का मुताला करना था। मैं पेशी से पहले अच्छी तरह तैयारी कर लेना चाहता था। ये मेरा हमेशा से मामूल रहा था। इस रोज अदालत में खासा रश था। मैंने हाजिरी लगाने के बाद पेशकार से अपने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि आज पहला केस हमारा ही है। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस की गाड़ी में मीरू को अदालत में लाया गया। तफ्तीशी अफसर एक एएसआई था, उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। मीरू के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। जज साहब की आमद के बाद मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज हुआ। सबसे पहले इस तगासा के गवाहों में से मकतूल का चौकीदार बंदूक खान गवाहों के कटहरे में लाया गया। हलफ उठाने के बाद उसने बयान दिया कि 10 जनवरी की सुबह वह हस्बे मामूल नमाज फजर से फारिग होकर बैरूनी गेट पर ड्यूटी दे रहा था। कुछ ही देर के बाद बिल्किस जहां ने उसे गेट खोलने के लिए कहा। उसने हुक्म की तामील की। बिल्किस जहां के जाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया। वो बिल्किस जहां को इतनी सुबह गाड़ी में कहीं जाते हुए देखकर हैरान तो हुआ था, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। उसके ख्याल में तो मलिक साहब को जाना चाहिए था। रात को मलिक नवाज ने उससे कहा था कि वो सुबह बरकत को लेने के लिए एयरपोर्ट जाएगा और ये हिदायत भी की थी कि इस बात का जिक्र वो किसी और से ना करे। मलिक साहब का ड्राइवर अपनी शादी के सिलसिले में 1 माह के लिए मर्दान गया हुआ था। इस दौरान में मलिक साहब ने जब अलस सुबह एयरपोर्ट जाने का तस्करा किया था तो बंदूक खान ने मशवरा दिया था कि अगर वो इजाज़त दें तो बंदूक खान खुद जाकर
अपने छोटे मालिक को एयरपोर्ट से ले आए, क्योंकि वो जानता था कि मलिक साहब की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी और इतनी सर्दी में इनका घर से निकलना इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता था। मगर मलिक साहब ने ये कहकर उसकी बात रद्द कर दी थी कि वो हर हाल में खुद जाना चाहते हैं। बंदूक खान इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मलिक नवाज अली की मौत के बारे में उसी वक्त पता चला था जब बिल्किस जहां बरकत के साथ वापस आई थी और उसने मलिक साहब के बेडरूम में दाखिल होते ही चीखो पुकार शुरू कर दी थी। बंदूक खान का बयान खत्म हुआ तो जज ने मेरी जानिब देखा, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि मैं चाहूँ तो जिरा शुरू कर सकता हूँ। मैंने जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, बंदूक खान, आपने अपने हल्फिया बयान में अभी अदालत को बताया है कि वक़्वा की रात मकतूल ने आपको बताया था कि वो अलसुबह अपने बेटे को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने कितने बजे जाने को कहा था? उन्होंने वक्त नहीं बताया था, बस ये कहा था कि अज़ान के बाद जाएंगे। मैंने पूछा, आजकल फजर की अज़ान कमोबेश 6 बजे होती है। आमतौर पर अज़ान के 20-25 मिनट बाद नमाज अदा की जाती है। आप ये बताएं कि आपने अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ ली थी या कुछ वक्फे के बाद पढ़ी थी? हम जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो इस वक्त हमारा घड़ी में 6:20 हुआ था। आपने बताया कि मकतूल ने अज़ान के बाद एयरपोर्ट जाने का इरादा ज़ाहिर किया था, लेकिन जब वो अज़ान के बाद रवाना नहीं हुआ तो आपको तशवीश नहीं हुई? हुआ था जनाब, हमको तशवीश हुआ था, मगर हमने सोचा कि शायद देर से जाएगा। हमारा साहब का तबीयत भी ठीक नहीं था, इसीलिए इस रोज़ हम मस्जिद भी नहीं गया, बल्कि अपने केबिन में ही हमने नमाज अदा किया था। वकील इस्तग़ासा इत्मीनान से मेरी कार्रवाई का जायज़ा ले रहा था। अभी तक उसने मेरे किसी सवाल पर एतराज़ नहीं किया था। मैंने बंदूक खान से पूछा, बंदूक खान, जब मकतूल के बजाय उसकी बीवी गाड़ी में बैठकर रवाना हो रही थी तो आपको कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था? आप बता चुके हैं कि मकतूल ने खुद एयरपोर्ट जाने के बारे में रात ही आपको आगाह कर दिया था। हमको हैरत तो बहुत हुआ था वकील साहब, मगर हमने सोचा साहब का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया होगा जो बेगम साहिबा खुद जा रहा है। बंदूक खान, मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए सवाल किया, आपने अपनी बेगम साहिबा से ये पूछने की कोशिश की थी कि मलिक साहब खुद क्यों नहीं जा रहे हैं? वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया और फिर जल्दी से बोला, नहीं जनाब, हमने बेगम साहिबा से कुछ नहीं पूछा था। बंदूक खान, आपने पुलिस को जो बयान दिया था इसमें यह बात दर्ज है कि जब आपने मकतूल के बजाय उसकी बीवी को गाड़ी निकालते हुए देखा तो इससे इस बारे में पूछा था। बिल्किस जहां ने आपको जवाब दिया था कि मलिक साहब रात भर शदीद तकलीफ में मुब्तला रहे थे, चुनांचे उसने उन्हें आराम करने की ताकीद की थी और खुद बरकत को लेने एयरपोर्ट जा रही थी। बंदूक खान, आपके कौन से बयान को दुरुस्त समझा जाए? वो तसब्सुब का शिकार नजर आने लगा। उसने परेशान नज़रों से बिल्किस जहां की जानिब देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हमने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जनाब आली, मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, पुलिस ने गवाहों के जो बयान अदालत में पेश किए हैं, इनमें बंदूक खान के बयान में वो बात मौजूद है जिसके लिए गवाह इनकार कर रहा है। बयान के नीचे गवाह का निशान अंगूठा भी मौजूद है। जज ने बंदूक खान से कहा, वकील सफाई के सवाल का जवाब दिया जाए। बंदूक खान ने थूक निकलते हुए कहा, हम कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जनाब। पुलिस ने हमसे जो पूछा हमने बताया, हमने ऐसा कोई बात नहीं कहा था। पुलिस ने अपनी तरफ से खुद ही लिख लिया होगा। ठीक है बंदूक खान, मैंने अपने अंदाज में ज़रा सी तब्दीली पैदा करते हुए सवाल किया, बिल्किस जहां की गाड़ी कितने बजे बंगले से रवाना हुई थी? हमारे केबिन में दीवार का घड़ी लगा हुआ है, बंदूक खान ने जवाब दिया। बेगम जाने के बाद हम गेट बंद करके अपने केबिन में आ गया था। इसी वक्त हमारा नज़र घड़ी पर पड़ा था। ठीक 6:30 बजे का वक्त था। जज ने अपने कागजात में कुछ नोट किया। मैंने बंदूक खान से सवाल किया, बेगम साहिबा की वापसी कब हुई थी? दोपहर से काफ़ी देर पहले, बंदूक खान ने बताया। हमने वक्त नहीं देखा। ठीक है, मैंने जज की जानिब मुड़ते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बंदूक खान के बाद तसद्दुक़ हुसैन गवाहों के कठघरे में आया। उसने बयान देते हुए कहा कि 9 जनवरी की रात उसके मालिक के बेटे की सालगिरह थी, इसलिए इनकी कोठी में रात गए तक खूब हंगामा रहा था। तसद्दुक़ हुसैन मज़कूरा कोठी में चौकीदार था और ये कोठी मलिक नवाज अली के बंगले के अक़ब में वाक़ थी। मलिक नवाज के बंगले का अक़बी दरवाज़ा कोठी की जानिब ही खुलता था। तसद्दुक़ हुसैन ने बताया कि मैं रात तकरीबन 2 बजे फारिग हुआ था। मेहमान एक एक करके जा रहे थे
और मुझे बार बार इनके लिए गेट खोलना पड़ता था। जब आखिरी मेहमान जा चुका तो मैंने सुकून की सांस ली। इस वक्त 2:10 हुए थे। मैंने गेट को अंदर से लॉक किया और सोने के लिए अपने क्वार्टर में चला आया। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी देर हुई थी कि मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने पेट में गड़बड़ का एहसास हुआ तो मैं फौरन बाथरूम की तरफ चला गया। शायद रात को ज़्यादा खा लेने की वजह से मेरा पेट खराब हो गया था। बाथरूम में अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद मैं फारिग हुआ तो सोचा, चलो जाग तो गया हूँ, क्यों ना एक चक्कर कोठी के सामने के हिस्से का भी लगा लूँ। मैंने अच्छी तरह घूम फिर कर तसल्ली कर ली। बैरूनी गेट के ताले को चेक करने के बाद मैं अपने क्वार्टर की जानिब जाने के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने मलिक साहब के पिछवाड़े एक शख्स को मशकूक अंदाज में गुजरते हुए देखा। उसने सर्दी से बचने के लिए चादर की बुक्कल मार रखी थी। मैंने इस बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया और अपने क्वार्टर में जाकर सो गया। दूसरे रोज़ मलिक साहब के कत्ल का चर्चा हुआ तो मुझे वो पुरस्कार शख्स याद आ गया। फिर पुलिस के पूछने पर मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया।